गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको? कुछ होमवर्क दिया था? देना, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35, 36, इसके बाद 1 मिनट क्वेश्चन नंबर 41, 42, वेरी गुड, 42 हो गया, 42 आउट है, ठीक है। इधर देखिए जो 42 है, हालांकि उसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं क्या कंडीशन है 42 में। देखो 42 आपसे क्या कह रहा है कि एक हमारे पास ब्लॉक है, उसका मास m और इसका मास m कितना है, 4 किलोग्राम। इसकी वेलोसिटी इस तरफ कितनी है, 1 मीटर्स पर सेकेंड, यही है ना। और इधर से स्प्रिंग कनेक्टेड है, और ये जो पॉइंट है इस पर हमारे पास क्या सिचुएशन है, इसकी वेलोसिटी v0 है। ओके, तो आपको क्या बताना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन, यही ना। बेटा अब आप 31 को किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, 41 को, ये आपकी चॉइस है। मेथड हमने आपको सारे बता दिए थे। बहुत दिक्कत होती है। तो देखो इधर इस क्वेश्चन में पहले इधर समझो इसको, जैसे आप इसको खींचोगे v0 से, है ना, v0 कितना दिया है, 2 मीटर्स पर सेकेंड, यही ना। अच्छा, आपको क्या बताना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन। ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है। तो देखो एक अगर हम ग्राउंड से सोचें तो जैसे हम इसको खींचेंगे वो उधर जाएगा, फिर वो रिटार्ड होके फिर लौट के आएगा, फिर सेम वेलोसिटी जब हो जाएगी तब मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा। लेकिन उसको अगर हम ग्राउंड से सॉल्व करना चाहें तो इस क्वेश्चन में याद रखना एक एक्सटर्नल एजेंट लगा हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो स्प्रिंग के एक एंड पर, तो स्प्रिंग एक एंड से तो ब्लॉक पे वर्क कर रहा है, लेकिन दूसरे एंड से एक्सटर्नल एजेंट को कर रहा है। तो या तो हम एक्सटर्नल एजेंट का वर्क ढूंढे तब हम इस क्वेश्चन को ग्राउंड से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ना इस पॉइंट के फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो आपका पॉइंट ए है ना, तो हम लोग मोशन को एनालाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। इधर देखो, ये मेरे पास ब्लॉक एम और इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी, 1 तो इसकी है, इसको रिवर्स करके ऐड कर देंगे 3 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, इसका फायदा पता है क्या मिलेगा, अब ये एंड स्टेशनरी हो गया। तो अगर आप इस फ्रेम से जाते हो तो पहले देखो, बहुत इजी वे में मत सोचा करो, इस फ्रेम में जब आप गए तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए कोई स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत। लेकिन अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एनालिसिस आसान है, क्योंकि इस पॉइंट से अब ये जब तक दूर जाता रहेगा तब तक एक्सटेंशन आएगा, और हमें पता है कि ये इनर्शियल फ्रेम है तो कोई स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ गए। तो इसका मतलब अगर हम इसको किस फ्रेम में बात कर रहे हैं, इसके फ्रेम में, तो एक और अच्छी बात पता है क्या हुई, स्प्रिंग सारा वर्क उस पे कर रहा है, तो स्प्रिंग इधर वर्क नहीं कर रहा है, सारा वर्क इस पे कर रहा है। समझ में आई बात। और जो एक्सटर्नल एजेंट है वो यहां लग रहा है ना, उसका वर्क 0 हो गया, क्योंकि इस पॉइंट को हमने अब किस में कन्वर्ट कर दिया है, रेस्ट पे। हाँ ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अब क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी क्या कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। इधर देखिए इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी, 12 mv² प्लस इनिशियल पोटेंशियल 0,
फाइनली ये जाके क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स। समझना है? अगर टेक्निकली देखा जाए तो बहुत सारी चीजें की है हमने उस पॉइंट के फ्रेम में इसलिए गए ताकि जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है उसका वर्क डन जीरो हो जाए और सारा स्प्रिंग का वर्क एक ही तरफ हो। तो अब आप यहां से जो बात कर रहे हैं, यहां से सिर्फ स्प्रिंग का वर्क है, किसका, एंड दैट इज इक्वल टू, मतलब इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। सेंटर ऑफ मास का कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ। सेंटर ऑफ मास तो वो एक ही अकेला ब्लॉक है ना, तो वो खुद ही उसका सेंटर ऑफ मास उसके अंदर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज द सेम क्वेश्चन। और कुछ दिया था? अच्छा, कल के लिए दिया है। 34 में डाउट बताइए। हाँ, स्ट्रेच करने के बाद, सुनो, स्ट्रेच करते वक्त तो फोर्स है, लेकिन जब छोड़ दिया तब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। कुछ मत मानो, क्योंकि आपने रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया है, तो आपने खींच के बस छोड़ दिया, तो वहां से स्टडी करेंगे। उसके आगे का जो मोशन है वो स्प्रिंग करवाएगा और स्प्रिंग इंटरनल बन जाएगा। खींचते वक्त आपने कुछ किया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोशन में सिर्फ स्प्रिंग वर्क कर रहा है। देखो मोशन कैसे हुआ, 36 देखो, ये क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। फॉर्मूले से तो आ गया है और टेक्निक भी अब आपको समझ आ जाएगी। मुझे बताइए, इसकी वेलोसिटी वी नॉट है इस तरफ, ओके, और इधर है ना, और ये ब्लॉक है। एक मिनट पहले ये बताओ, यहाँ ना इन पे नॉर्मल रिएक्शंस भी हैं, उनका वर्क लेकिन जीरो है, तो इसका मास है 2m, इसका मास m। अब आप इसको आगे भेजोगे तो क्या आपको नजर आता है कि जैसे ये थोड़ा सा आगे जाएगा स्प्रिंग टेढ़ी हो जाएगी, फिर ये स्प्रिंग इसको तो करेगा, इसका एक कंपोनेंट रिटार्ड, और इसको क्या करेगा, एक्सेलरेट। तो नीचे वाले की वेलोसिटी बढ़ेगी, ऊपर वाले की वेलोसिटी, है ना, ऊपर वाला घटते घटते, नीचे वाला बढ़ते बढ़ते, एक मोमेंट आएगा, एक मिनट, जब दोनों की वेलोसिटी सेम, और जैसे ही वेलोसिटी सेम हुई, मैक्सिमम एक्सटेंशन, क्योंकि इसके बाद अब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा कि ये वापस पास आना शुरू कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट इज एज द सेम, बस यहाँ पे दो नॉर्मल रिएक्शन के वर्क जो है वो इंडिविजुअली जीरो है, इसलिए आप सिस्टम में एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हो और इसके अलोंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा सकते हो। ठीक है, हाँ। 2m का क्या जीरो हुआ, 2m का वर्क नहीं, नॉर्मल। देखो नॉर्मल लगेगा तो इसके परपेंडिकुलर ही ना, ये तो जानते हो, और मोशन जो है अलोंग है, तो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 41 में बहुत ट्राई किया लेकिन थर्ड मेथड से आंसर नहीं आ रहा। कौन सा क्वेश्चन है? 41। देखो अब ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। इसमें क्या है बताओ, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, एक लाइन में उसने बोला है, इससे मेरा आंसर नहीं आया। हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल आउट। अच्छा इसका म्यू कितना है, 3 इंटू 6, 1 मिनट, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 इंटू वी रिलेटिव कितना, 4। ये समझ में आया क्या? 4 कैसे, 2.2 राइट में और 1.1, सॉरी 2.2 राइट में 1.8 लेफ्ट में, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी एंड इसके करस्पॉन्डिंग दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा के जो है ना ऐसा यूनिट में रख दो, तो पहले ये आंसर आपका मीटर में आएगा, फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 और 43 उन दोनों को हम लोग जो पॉइंट जिसको खींच रहे हैं उसके रिलेटिव देख रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से कर लिया होगा, और होमवर्क दिया हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेटा एक बैटरी, और शायद इसकी बैटरी गई, एक बैटरी लिया हुआ। तो हम लोग आगे बात करेंगे आज एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज इम्पल्स। कोई नई चीज नहीं है,
ओके 41 में वैसे ही कर सकते हैं ना। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स, और इसको बहुत ध्यान से सुनना। हालांकि आप लोग 11th के स्टूडेंट्स हो तो कोई मिसकंसेप्शन आपके माइंड में है नहीं, तो हम डायरेक्ट कंसेप्ट पे ही बात करेंगे। तो देखिए इम्पल्स क्या होता है। सबसे पहली बात तो जो किसी ने मोमेंटम चेंज बोल दिया तो वो मिसकंसेप्शन वाली चीजें निकल के आएंगी। तो सबसे पहले याद रखना, आपको पुराना कुछ भी आता है तो उसको माइंड से आप निकाल दीजिए। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा एक मिनट, इम्पल्स के नाम से कुछ आप लोगों को ऐसी भी फीलिंग आती है कि कुछ झटके से हुआ होगा इम्पल्स, है ना। वो सब बातें हम करेंगे, लेकिन अभी इम्पल्स की बेसिक चीज क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है उसको समझते हैं। तो इम्पल्स किसी फोर्स का लिखा जाता है। किसका? समझ गए? जैसे वर्क डन आप लोग फोर्स का निकालते हो, वैसे इम्पल्स भी किसका होता है? तो सबसे पहले जो अगर हम बात करें तो डेफिनेशन ऐसी होती है कि इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, इधर देखो, मान लीजिए कि फोर्स आपका एफ वेक्टर है, तो इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, जैसे वर्क डन फोर्स का होता है वैसे इम्पल्स भी किसी फोर्स का होता है। और बहुत सिंपल सी चीज है, इस फोर्स का इम्पल्स अगर आप किसी इंस्टेंट पे निकालना चाहते हो, तो जैसे आपका टाइम हुआ टी से लेके टी प्लस डी टी, टी से लेके टी प्लस डी टी, तो डी टी बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, और उस समय पर जो फोर्स है उसको आप उस इंस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू कह सकते हो। तो किसी टाइम टी से लेके टी प्लस डी टी तक इस फोर्स का जो इम्पल्स होगा उसको हम सिंबल दे रहे हैं डी आई। क्या सिंबल दे रहे हैं? आई इज नोटेशन फॉर इम्पल्स। तो डी आई इक्वल्स टू एफ डी टी। अब समझना, इस चीज का नाम क्या है? इम्पल्स। मतलब जैसे किसी इंस्टेंट पे लगा फोर्स एफ, तो उस टाइम पर dt टाइम पर उस फोर्स का इंपल्स कितना है? f को dt से क्या कर दो? मल्टीप्लाई है। f वेक्टर क्वांटिटी है और dt स्केलर है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस फोर्स का जो इंपल्स है दैट इज di इक्वल्स टू f dt। इसको हम लोग इंपल्स बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि मुझे इंपल्स चाहिए t1 से लेके t2 टाइम तक। कहां से कहां तक? कि ये जो फोर्स है उसने t1 से लेके t2 टाइम तक कितना इंपल्स दिया। तो जब आप इस फोर्स का इंपल्स निकालेंगे तो आपने कहा कि हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो आपने डी को इंटीग्रेट किया, दैट इज इक्वल्स टू एफ dt का इंटीग्रेशन। तो ये किसी टाइम t1 से लेके आपने कहां तक इंटीग्रेट कर दिया? t2 तक। देन इंपल्स ऑफ दिस फोर्स इज इंटीग्रेशन t1 टू t2 एफ वेक्टर dt। यानी सिंपल आपको क्या करना है? एफ डी टी करके उसको इंटीग्रेट करना है, उससे आपको क्या मिल जाएगा? इम्पल्स। अभी लिखो मत, लिखो मत, अभी पहले सुन लो चीजों को, पहले माइंड में तो जाने दो, उसके बाद कॉपी में जाने देना। तो हमने कहा कि किसी फोर्स का इम्पल्स, तो ये क्या बता रहा है पता है? ये उसका इंस्टेंटेनियस इम्पल्स है। क्या है? इंस्टेंटेनियस इम्पल्स। मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर इम्पल्स कितना होता है, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है? एफ इंटू डी टी। समझ में आई बात? और अगर आप उस इम्पल्स को t1 से लेके t2 टाइम तक के लिए निकालना चाहते हो, मान लीजिए 1 सेकंड से 20 सेकंड तक निकालना चाहते हो, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। कहां से कहां तक? t1 से लेके t2। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर इसका फायदा क्या है इन सबको निकालने का, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको इम्पल्स निकालना सिखा दूं कि इम्पल्स कैसे निकलता है,
फिर इसका फिजिक्स में क्या रोल है वो भी आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो जो इंपल्स है डेफिनेटली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इंपल्स लिखा हुआ है किसी टाइम t से लेके t प्लस dt के लिए, याद रखना ये है बेसिक, और इसको जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको टोटल इंपल्स मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो मुझे एक बात बताइए, अगर इफ समझते हो, कंडीशन लग गया, इफ योर f वेक्टर इज कांस्टेंट, मतलब आपका फोर्स कैसा है, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तब आप क्या कह सकते हो, इस फोर्स का जो इंपल्स होगा दैट इज इक्वल टू f वेक्टर, एक मिनट, इनटू dt, कहां से कहां तक, t1 से, तो आपका जो इंपल्स आएगा दैट इज इक्वल टू f कांस्टेंट है क्या, f और इंटीग्रेशन dt फ्रॉम t1 टू, and hence the value of impulse is f vector into delta t, where delta t is your t2। ओके, तो ये आपका इंपल्स कैलकुलेट हो गया। अच्छा, इसका मतलब f डेल्टा t कब लिख सकते हैं, f कांस्टेंट हो। अगर f वेरिएबल है तो आप f डेल्टा t नहीं लिख सकते, आपको f dt करके f का फंक्शन रख के उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, इंपल्स। बात समझ गए? तो अगर हमें इंपल्स की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, इंपल्स की यूनिट, यहां से अगर हम देखें तो ये न्यूटन है और ये टाइम सेकंड, तो इंपल्स की यूनिट होगी न्यूटन इनटू सेकंड, ये यूनिट है। तो बेसिक क्या है, किसी भी फोर्स का आप इंपल्स निकाल सकते हो, और किसी भी इंस्टेंट पर उस फोर्स का जो इंपल्स होता है वो एफ dt होता है, इंस्टेंट पर, समझ गए? और अगर आपको किसी इंटरवल में इंपल्स चाहिए तो आपको उस इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और उस इंटीग्रेशन में अगर आपका फोर्स कैसा है तब तो आप उसको एफ डेल्टा टी लिख सकते हैं, और अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फिर आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। यस और नो? ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंपल्स की डायरेक्शन क्या होती है, फोर्स की डायरेक्शन में, अच्छा इधर सुनो, थोड़ा सा बहुत माइन्यूट लेवल पे बात करते हैं। अगर आप मुझसे किसी इंस्टेंट पे पूछोगे इंपल्स कितना है, तो मैं कहूंगा वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो एफ की डायरेक्शन होगी वही डी की डायरेक्शन होगी। यस और नो? लेकिन जब आप किसी इंटरवल में इंटीग्रेट कर दोगे, किसी इंटरवल में इंटीग्रेट कर दोगे, तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि ये जो इंटीग्रेशन होगा, अगर मान लीजिए आपका एफ वेरिएबल है तो यहां पर इस बात को कहने का कोई मीनिंग नहीं है कि फोर्स के डायरेक्शन में है, हाँ या ना? मतलब मैं इस नेट इंपल्स की बात कर रहा हूं कि ये नेट इंपल्स जो इंटीग्रेशन होकर आएगा वो फाइनली जो ये इंटीग्रेशन देगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मान लीजिए आपका फोर्स बार बार अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, यस और नो? तो अलग अलग जगह पर उसकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो हर बार छोटा 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 इंपल्स ऐड करने पे नेट इंपल्स आएगा क्या? तो वो तो फिर सारे जब इंपल्स वेक्टर एडिशन हो जाएगा तब हमें पता चलेगा कि उस इंपल्स की नेट डायरेक्शन क्या है। यस और नो? और इसीलिए हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो इंपल्स की डायरेक्शन होती है वो फोर्स के डायरेक्शन में होती है। इंस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर बार हो सकता है अगर आपका फोर्स अलग अलग हो जाए, तो याद रखना किसी इंटरवल में निकालेंगे अगर, तो फोर्स कांस्टेंट है तब तो आप इजीली बोल सकते हो कि जिधर एफ था उधर ही क्या है, इंपल्स है। लेकिन अगर आपका एफ बार बार बदल रहा है तो सही मायने में नेट इंपल्स के लिए ऐसी कोई बात हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है फोर्स ही बदल रहा है। तो बदल बदल के थोड़ा 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 इंपल्स बन के टोटल कितना हुआ वो हम कैलकुलेट करके पता करेंगे। यस और नो? बाकी वैसे कहने के लिए सिंपल वे में कोई आपसे पूछेगा कि इंपल्स की डायरेक्शन किधर होती है, फोर्स की डायरेक्शन में, तो याद रखना हम इंपल्स को इंस्टेंटेनियस में बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंपल्स की डायरेक्शन जो है वो उसके फोर्स के डायरेक्शन में होती है। अगर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तब भी ये फोर्स के डायरेक्शन में आ जाएगा। फोर्स वेरिएबल है तो हर इंस्टेंट पर वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा, उस इंस्टेंट के फोर्स के डायरेक्शन में। और अगर आपको टोटल निकालना है तो फिर वो वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर ऐड होने के बाद आपको पता चलेगा कि वो नेट किस डायरेक्शन में आया। इतना समझ में आया कि नहीं? तो इंपल्स निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको बस एफ डी टी करना है। अगर आपको फोर्स का फंक्शन पता है तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यस और नो? अच्छा, अब यहां से एक चीज देखो,
ये आपका फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है तो ऐसे लिख दिया, वेरिएबल है तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैंने आपको फोर्स इस तरह से दिया कि समथिंग योर एफ वेक्टर इज योर एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। एक मिनट, तीन अलग अलग कोएफिशिएंट हो गए। तो अगर आपको इस फोर्स का इंपल्स चाहिए तो आप इंटीग्रेशन में क्या करोगे, पूरा फोर्स लिखोगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड के कैप इंटू डी टी। ओके, और यहां से आप इसको किसी इंटरवल के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। तो यहां से आप इस dt को अंदर ले आओ और आई कैप जे कैप के कैप को अगर हम अलग अलग कर लें तो मेरे पास ये नेट फोर्स का इंपल्स कुछ ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी टी फ्रॉम T1 टू T2। ये किसका कोफिशिएंट है, आई कैप का कोफिशिएंट, प्लस इंटीग्रेशन T1 से T2 एफ वाई डी टी, कहां से कहां तक, T1 से T2 इंटरवल तक। ये जे कैप आ गया कोफिशिएंट और ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन एफ जेड डी टी फ्रॉम T1 टू T2 एंड दिस इज योर के कैप। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि ये आपको नहीं आता, आप खुद भी कर सकते हैं इस चीज को, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई आपसे ये कहे कि ये एफ एक्स डी टी का इंटीग्रेशन है क्या चीज, इंपल्स का एक्स कंपोनेंट। अच्छा इसको अगर मैं एफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ पे देखना चाहूं तो क्या ये एरिया है, जैसे आप ए डी टी करते हो इंटीग्रेट तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया आता है, v और dt करते हो तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया आता है। तो ये आपका एफ एक्स डी टी है, तो ये एफ एक्स वर्सेस टी का जो भी आप ग्राफ बनाएंगे उसका एरिया है क्या। तो ये एक्स डायरेक्शन का इंपल्स इसको एरिया से, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये चीज एरिया है। मतलब अगर आप कभी हम आपको फंक्शन ना देके ग्राफ दे दें और आप उसका एरिया निकाल सकते हो तो क्या आप इसको एरिया से डील करोगे। तो ये यहाँ एरिया हो गया एफ एक्स वर्सेस टी का, ये एफ वाई वर्सेस टी का एरिया, और ये तो हम क्या कह सकते हैं, ये एफ एक्स वर्सेस टी का एरिया है क्या, दिस इज एरिया ऑफ एफ एक्स वर्सेस टी, ये है एरिया ऑफ एफ वाई वर्सेस टी, और ये है एरिया ऑफ एफ जेड वर्सेस टी। इतना समझ में आया कि नहीं। तो ये जो एरिया लिखा है ये हमने लिखा है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए, किसके लिए, हाँ। एक स्टूडेंट पूछा है सर इंपल्स एक्चुअली क्या है, बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूं एक्चुअली वही है, मैं ये नहीं बताऊंगा, इधर सुनो, आपके दिमाग में क्या है ऑलरेडी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअल बता रहा हूं कि एक्चुअल क्या है ये। अगर कोई आपसे पूछे एफ डॉट डी आर क्या है, उसका नाम हमने वर्क रख दिया, लेकिन सिंपल क्या है, वो एफ और डी आर का डॉट प्रोडक्ट। तो वैसे ही एफ को डी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस चीज का नाम क्या रखा हमने, इंपल्स। तो ये नाम है इसका, और वो है क्या चीज, एफ डी टी करने पे आपको इंपल्स आ जाएगा। नहीं अभी चेंज इन मोमेंटम मत बोलो, अभी हम देखेंगे नहीं होगा या होगा वो एक अलग इश्यू है। पहले ये बताओ फोर्स का इंपल्स कैसे निकालना है, एफ डी टी इंटीग्रेट कर दो, क्या मिल जाएगा, उस फोर्स का इंपल्स। सही बात है। दूसरी चीज, ये इंपल्स कैलकुलेशन में मैंने आपको दो बातें ये समझाई हैं अभी, कि एक अगर फोर्स कांस्टेंट हो तब तो एफ डेल्टा टी आ जाएगा, लेकिन अगर फोर्स का कोई फंक्शन वगैरह है तो आप उसको इंटीग्रेट कर दो। और उसमें मैंने एक और चीज ऐड कर दिया कि इस इक्वेशन को अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो ये चीज और ये चीज, अगर आप देखो कि ये आपको हम आपको अगर एफ एक्स और टी का फंक्शन दे दें तो आपके पास दो ऑप्शन होता है कि या तो आप एफ एक्स का फंक्शन लिख के इंटीग्रेट करो और या फिर उसका क्या कर लो, एरिया। तो अगर फंक्शन इस तरीके का है कि एरिया निकालना इजी है तो हम किसको प्रोसीड करेंगे, तो ये एफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ का जो एरिया है वो एक्स डायरेक्शन का इंपल्स देगा, एफ वाई वर्सेस टी ग्राफ का एरिया वाई डायरेक्शन का इंपल्स देगा, और एफ जेड वर्सेस टी ग्राफ का एरिया जेड डायरेक्शन का इंपल्स देगा। तो पहले इतना नोट करिए, हम पढ़ क्यों रहे हैं ये अभी आपको समझ में आ जाएगा।
एक स्टूडेंट ने लिखा है सर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। इंपल्स कभी मतलब इंपल्स कांस्टेंट होने की बात आप कर क्यों रहे हो? क्योंकि वो टाइम के साथ इंटीग्रेट होगा ना। तो अगर फोर्स कांस्टेंट भी है तो भी इंपल्स कंटिन्यू चेंज होता रहेगा। हाँ, तीनों एरिया को प्लस नहीं कर सकते। ये एरिया अलग है, उसको ये आई कैप के लिए अलग एरिया आएगा, जे कैप के लिए अलग आएगा। और आपको दिख रहा है इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस प्लस दिस स्क्वायर। अपनी तरफ से थ्योरी जनरेट मत करो कोई भी, जो बता रहा हूं वो 100% है। ये आपको पता चल जाएगा मैंने चेंज इन मोमेंटम क्यों नहीं कहा। इंपल्स जो आपको लग रहा है कुछ थोड़े से टाइम में कुछ हो जाएगा, मैंने क्यों नहीं कहा है ऐसा, अभी सब समझ आ जाएगा आपको। फिलहाल एफ डी टी इज कॉल्ड एज इंपल्स। तो पहले जो लिखा हुआ है ये आपको ये बता रहा है कि इंपल्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इंपल्स का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे ये इक्वेशंस में काम आएगा। एक स्टूडेंट कह रहे सर इंपल्स को कैसे फील कर सकते हैं? फील मत करो, इसको फील मत करो। मैं कह रहा हूं ना, मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, जो बहुत सारी बातें आप लोग बोलोगे, और मैं कुछ भी वैसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा चल रहा हूं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपके माइंड में जो भी बातें हैं उसमें क्या चीज कैसे देखनी है, वो सब आपको समझ आ जाएगा। बस आप आधा घंटा पेशेंस रखो। जैसे 3 दिन तक रखा था ना सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन में, फिर पता चल गया ना कैसे क्या, अभी सब पता चल जाएगा कि कहाँ क्या है। तो अभी मैं आपको इंपल्स कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। किसी इंस्टेंट पर इंपल्स होता है एफ डी टी, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, टोटल इंपल्स आ जाएगा। क्लियर है? और हमारे पास अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आप एफ डेल्टा टी लिख सकते हैं, फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा। ठीक है? नोट कर लिया इतना सबने? थोड़ा सा फास्ट नोट करो। आप लोग 20 मिनट 15 मिनट पेशेंस रखो, आपको सारी बातें दिखाई देगी जो आपके दिमाग में है, जो इंपल्स है, सब बातें आपको समझ में आएंगी। तो 20 मिनट आप पेशेंस रखें। पहले मैं ये सिखा रहा हूं इंपल्स कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है अभी पता चल जाएगा आपको। वो देगा क्वेश्चन। एफ एक्स मान लो आपको पता है कि मेरा फोर्स लीनियरली डिपेंडेंट है टाइम के साथ, ये लीजिए। तो मैंने आपको दे दिया एफ टी ग्राफ, ये 5 न्यूटन, ये 2 सेकेंड। हाँ, अलग अलग देना पड़ेगा। पहले इतना समझ में आया? ये नोट कर लिया सबने? अच्छा, स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर एरिया कैसे होगा। एक बात बताइए, आपने पूरी फिजिक्स में जहां भी आपके पास, जैसे अगर ए डी टी आया तो आपने कहा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया आया था। कभी एफ डी एक्स आया तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या एक्स ग्राफ का एरिया, यही होता है। तो जो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स होता है ना, वाई डी एक्स, उसका मतलब होता है वाई और एक्स का जो ग्राफ बनेगा, वाई ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? एरिया है, एफ एक्स और टी ग्राफ का एरिया। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका। इतना समझ में आ गया? तो क्योंकि आप लोग के दिमाग में इंपल्स घूमता रहेगा, तो पहले हम इसको चेंज इन मोमेंटम से कैसे सोचते हैं, तो ये इंपल्स के बारे में नहीं बात होगी, वो एक अलग चीज है। वो अलग चीज क्या है, मुझे एक बात बताइए। एक पार्टिकल पे 5 अलग तरीके के फोर्स लग रहे हैं। कितने? 5 अलग तरीके के फोर्स लग रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? कि उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम उसके डीपी बाई डी के इक्वल होता है। एम ए जो है उसको आप लोग डीपी बाई डी लिखते हो। तो अगर मैं ये कहता हूं कि किसी पार्टिकल पे 5 तरीके के फोर्स लग रहे हैं, एक नहीं कितने? 5 फोर्स हैं, तो मुझे ये पता है ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है आपके पास,
उसके ऊपर आपको पता है कि समेशन एफ, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, दैट इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यस और नो? क्या एक फोर्स इसके इक्वल होता है या सबका सम? सबका सम करने पे आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि समेशन एफ को इधर dt से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर आपका dp बनेगा क्या? इसको पढ़ें अगर हम देखें तो क्या ये नहीं बता रहा कि किसी इंस्टेंट पर नेट इंपल्स इज इक्वल टू उस इंस्टेंट पर चेंज इन मोमेंटम? हाँ या ना? तो मेरे पास यहाँ एक फोर्स है, बहुत सारे हैं, तो पार्टिकल पे जितने फोर्स लगेंगे वो सब मिलके dp बाई dt के बराबर होते हैं कि अकेला होता है? सब मिलके होते हैं। तो इसका मतलब सबका मिलाकर जो इंपल्स आएगा, तो अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, सपोज F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, और भी हो सकते हैं, इनटू dt। इसको अगर मैं इधर लिखता हूं तो ये dp के इक्वल होगा। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं किसी इंटरवल में t1 से लेके t2 तक। तो उस इंटरवल में इनिशियल मोमेंटम से लेकर ये इंटीग्रेशन कहां तक होगा? फाइनल मोमेंटम तक। तो क्या आपको लगता है कि ये जो चीज है बेसिकली ऐसे लिखी हुई है, F1 dt का इंटीग्रेशन t1 से t2 प्लस F2 dt का इंटीग्रेशन t1 से t2 तक एंड सो ऑन इक्वल्स टू योर, इसका इंटीग्रेशन p आएगा और लिमिट रखेंगे तो p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो क्या है? उसको हमने नाम दे दिया है। F1 dt जो है वो F1 का इंपल्स है, F2 dt F2 का इंपल्स है, F3 dt F3 का इंपल्स है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो, दिस इज द इंपल्स ऑफ नेट फोर्स। दिस इज व्हाट? इंपल्स ऑफ नेट फोर्स। एक फोर्स का नहीं, नेट फोर्स का, इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अरे समझ में आया? तो आप समझ गए मैंने इंपल्स को चेंज इन मोमेंटम क्यों नहीं कहा? एक फोर्स का इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर। हाँ, अगर एक ही फोर्स लगे तब आप बोल सकते हो, लेकिन उस पार्टिकल पे 50 तरीके के फोर्स लगे तो उन सभी के इंपल्स का वेक्टर सम इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। तो बेसिक ये होता है, इसलिए आपने देखा मैंने स्टार्टिंग में इंपल्स को कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं कहा। क्या कहा? इंपल्स इज सिंपल व्हाट? एफ डी टी, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये पहले का इंपल्स, दूसरे का इंपल्स एंड सो ऑन इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फोर्स कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, वो इंटीग्रेट हो जाएगा। भाई हमने यहां छोड़ दिया ना इसको, फोर्स कांस्टेंट होगा तो निकाल के इंटीग्रेट कर लेना, नहीं होगा तो फंक्शन रख के इंटीग्रेट कर देना। यस और नो? हाँ, समेशन एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नहीं है, ये पार्टिकल की बात हो रही बेटा। पार्टिकल के लिए तो सारे फोर्स ही एक्सटर्नल होंगे, किसी पार्टिकल के लिए तो सारे फोर्स ही एक्सटर्नल होंगे। अभी हम कोई सिस्टम पे बात नहीं कर रहे, अभी हम सीधा पार्टिकल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, सबको ये बात समझ में आई क्या? हमने चेंज इन मोमेंटम क्यों नहीं कहा? ठीक है, बेटा ये जो लोग भी एक बार और बता दीजिए ना, वो ये लिखने का मतलब ये होता है कि क्लास को एक ही क्लास में, मतलब 2 क्लास में 1 क्लास पढ़ाना। तो अगर मुझे 12 लेक्चर अलॉटेड है तो 24 लेक्चर चाहिए, 24। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो? देखो पहली बात तो एक ही टाइप कहने के पीछे मेरा पर्पस क्या है, मैं ये कह रहा हूं अगर सिंगल फोर्स है पार्टिकल पे तब तो उसका इंपल्स, इंपल्स तो है ही, वो मोमेंटम चेंज के बराबर भी हो जाएगा। लेकिन एक फोर्स नहीं है पार्टिकल पे, 5-6 फोर्स लग रहे हैं, तो उसका मोमेंटम की जिम्मेदारी एक अकेले फोर्स के इंपल्स की या सबकी मिलाकर है?
क्या मैं इम्पल्स की डेफिनेशन को मैं चेंज इन मोमेंटम बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता, इसलिए इम्पल्स को हमने एफ डी टी डिफाइन किया। समझ में आई बात? सिंपली योर इम्पल्स इज एफ डी टी। ओके, एक नीचे रिमार्क लिखिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुना करो, कल जैसे सुन रहे थे, उससे अपना टाइम भी बचता है, आउटपुट भी ज्यादा निकलता है। देखो फिजिक्स इन मिसकंसेप्शंस बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि इमोशनल होगे तो, अगर आप इम्पल्स के साथ इमोशनल हो रहे हैं तो आपने जो पुरानी बातें आपके दिमाग में हैं आप उसी को देखते रहेंगे। लेकिन मैंने चैप्टर को जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया मैंने तो कुछ नहीं कहा, और हम आपको जेई एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ाते हैं कि एग्जैक्ट क्या होती है वो चीज। मिसकंसेप्शन से कोई मतलब। अभी एक आपके माइंड में चल रहा है कि सर कुछ छोटे से टाइम में कुछ बहुत हो जाता है, ऐसा भी कुछ इम्पल्स सुना है हमने, है ना? उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इम्पल्स जैसे मतलब कुछ झटके से हो जाए तो वो एक अलग चीज है, उसको भी बात करेंगे कि वो क्या है। इतना समझ में आया सबको? तो पहले मुझे एक रिप्लाई चाहिए कि कोई आपसे पूछे इम्पल्स क्या है तो क्या बोलोगे? एफडीटी। और किसी इंटरवल में आपको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको इम्पल्स मिल जाएगा। और किसी पार्टिकल पे लगने वाले नेट फोर्स का इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो अकेले फोर्स की जिम्मेदारी है ही नहीं। हाँ, अगर एक ही फोर्स है तब तो हम बोल सकते हैं, लेकिन 5 फोर्स है, एमजी भी लग रहा है, टेंशन भी लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, तो ये तीनों मिलकर उसका क्या डिसाइड करेंगे? चेंज इन मोमेंटम। बात समझ में आए कि नहीं? अच्छा, अब जो हम बात कर रहे हैं मैं उसको भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपके सामने। अब मेरे पास ना कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका एफ डी टी बहुत लार्ज होता है, मतलब वो फोर्स हो सकता है dt टाइम के लिए ही लगा, लेकिन उसका इंपल्स बहुत लार्ज है। ऐसे फोर्सेस को हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। इंपल्स तो सभी का निकाला जाता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिनका एफ डी टी बहुत लार्ज होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मेरे पास यहां एक फुटबॉल रखा हुआ है, मैं आया दौड़ के और मैंने उसको हिट किया। मुझे बताइए मेरे पैर और फुटबॉल के बीच में कितने टाइम तक कोलिजन हुआ? बहुत कम समय के लिए। बहुत कम समय के लिए फुटबॉल पे हमने ऐसे किक किया, है ना? अच्छा, बहुत कम टाइम के लिए। मैथमेटिकली कोई आपसे बोले तो इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, उसका इंपल्स कितना? एफ डी टी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अकेला ही है और कोई नहीं है, ये अकेला ही है और कोई नहीं है। कितने लोगों को दिख रहा है कि फुटबॉल वहीं से उड़ेगी? तो आपको नहीं लग रहा डीटी टाइम पहले फुटबॉल रुका हुआ था और डीटी टाइम बाद इट हैव सम वेलोसिटी? तो क्या आपको लग रहा है डीटी टाइम में जो वो फोर्स आया था वो गजब का फोर्स है, उसने तो एफ डी टी बहुत ज्यादा दिया है। और क्योंकि वो अकेला ही था इसलिए मैं ये बात बोल सकता हूं कि वो अकेला है, तो उसने इमीडिएट क्या कर दिया? इमीडिएट उसका मोमेंटम चेंज कर दिया। तो हम अगर जब कभी ये डिफाइन करेंगे ना, जो आप लोग बात करते हो कि बहुत शॉर्ट टाइम की बात होती है, तो एक्चुअल में बहुत शॉर्ट टाइम में अगर इंपल्स बहुत लार्ज हो तो ऐसे फोर्सेस को इंपल्सिव फोर्स कहा जाता है, जिनकी कैपेबिलिटी क्या होती है? कैपेबिलिटी सुनो, उनके पास एफ डी टी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो मोमेंटम ज्यादा चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे फोर्सेस को इंपल्सिव फोर्स कहा जाता है। तो जो इंपल्स शब्द है ना, वो वहीं से मिसकंसेप्शन शुरू हो जाता है। सबको लगता है कुछ झटके से हो रहा होगा, लेकिन इंपल्स सभी का निकाला जाता है। जैसे अगर मैं इस मार्कर इसको चौक को छोड़ दूं और ये गिरेगा, ऐसे धीरे धीरे नीचे गिरता है, पता है यहां तो कुछ झटके से नहीं हो रहा, लेकिन एमजी इसको इंपल्स दे रहा है। एमजी क्या दे रहा है इसको? एमजी डी टी करते 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 T1 से T2 टाइम तक उसने एमजी डेल्टा टी इंपल्स दे दिया। कितना दे दिया? समझ में आएगा? लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि एमजी डी क्या बहुत लार्ज है कि नेग्लिजिबल है? एमजी डी इज अ नेग्लिजिबल वैल्यू। मैथमेटिकली समझना इस टॉपिक को, तब आपके दिमाग में घुसेगा कि एमजी डी इज अ नेग्लिजिबल वैल्यू। एमजी डी से डीपी बहुत कम है,
मतलब अगर mgdt को चाहे हम क्या करना, अगर mgdt अकेला हो और dt टाइम में वो कोई मोमेंटम इम्पार्ट, लेकिन अगर हम ये बात करें कि mgdt बहुत लार्ज टाइम में, तो डेफिनेटली अगर वो अकेला लग रहा है तो लार्ज टाइम में वो कुछ इंपल्स देगा और उस इंपल्स की हेल्प से चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। समझ में आई बात? तो अब हम लोग ना फोर्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। फोर्स हमारे पास दो तरीके के हो गए। एक ऐसा फोर्स जो dt टाइम में लगकर भी क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे मान लो किसी को थप्पड़ मार दे जोर से, ये कैसा इवेंट है, इंपल्सिव, मैंने जोर से उसको थप्पड़ मारा, उसके यहां लगा, dt टाइम तक कांटेक्ट, इस पे बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है क्या करने की, मोमेंटम चेंज करने की, ये हिटिंग फोर्स है। तो dt टाइम में इसके पास fdt लार्ज है ना। अच्छा, मैं बार बार मोमेंटम क्यों नहीं बोलता हूं, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि मोमेंटम चेंज की जिम्मेदारी किसी अकेले की नहीं होती है। अब मान लो एक स्टूडेंट को दोनों तरफ से थप्पड़ मार देंगे हम, तो दोनों क्या करके, दोनों इंपल्सिव थे लेकिन उसका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। बात समझे ना? तो लेकिन क्या दोनों तरफ से fdt लार्ज है, दोनों तरफ से fdt लार्ज है। तो ध्यान से सुनना। अब हम लोग जो आपके मन में जो आप इंपल्स के बारे में थोड़ा बहुत सोचते हो कुछ झटके से हुआ, बेसिकली वो कैटेगराइजेशन है फोर्स का। किसका कैटेगराइजेशन है? कि फोर्स को हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। एक वो फोर्स जिसका fdt बहुत लार्ज हो, जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, dt टाइम की बात हो रही है। लार्ज टाइम पे किसी को भी नेग्लेक्ट, अगर कोई फोर्स का fdt स्मॉल भी है बट अगर fdt का इंटीग्रेशन वो पूरा सॉल्व करने पे आएगा, बात समझे कि नहीं, वो नेग्लिजिबल नहीं है। तो हम दो फोर्स आपस में कैटेगराइज कर रहे हैं, दो तरीके के फोर्स, सिर्फ dt टाइम को देखते हुए। ऐसे फोर्स जिनका fdt बहुत ज्यादा हो तो हम सिंपल बोलेंगे ऐसे फोर्स जिनका इंपल्स dt टाइम में बहुत लार्ज है। सीधा बोलो ना, इंपल्स लार्ज है। अब वो मोमेंटम चेंज करेगा कि नहीं करेगा, वो तो पार्टिकल पे लगने वाले सारे फोर्स मिलकर करे डिसाइड, यस और नो। तो मोमेंटम चेंज अकेले की जिम्मेदारी तो है भी नहीं। अच्छा, ये याद रखना, ये इंपल्स ऑफ नेट फोर्स है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे एक इक्वेशन ऐसे लिख लो, इंपल्स ऑफ नेट फोर्स इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। उसमें कोई खास बात नहीं है, आपको पता है। हाँ यही है। तो एक बार फिर से सुन लो, इंपल्स fdt होता है, उसको इंटीग्रेट करने पे नेट इंपल्स आता है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आप f डेल्टा टी कर सकते हो, फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये इंपल्स निकालने का फायदा कहां पर है, तो किसी पार्टिकल पे लगने वाले नेट फोर्स का इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के, मतलब एक पार्टिकल का जितना मोमेंटम में चेंज होगा तो उसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबके इंपल्स का वेक्टर सम कर दो आप, आपको क्या मिल जाएगा, उसका चेंज इन मोमेंट। अब हम फोर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं, एक फोर्स है इंपल्सिव, दूसरा फोर्स है नॉन इंपल्सिव। तो ऐसे फोर्स जिनका fdt dt टाइम में, मतलब ऐसे फोर्स जो बहुत कम समय के लिए लगे थे लेकिन उनका इंपल्स बहुत लार्ज था, ऐसे फोर्सेस को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। और ऐसे फोर्स जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में उनका इंपल्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, शॉर्ट टाइम में बोल रहा हूं, तो ऐसे फोर्सेस को हम नॉन इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जनरली जो कोलिजन फोर्सेस होते हैं, कौन से फोर्स, कोलिजन फोर्स, वो इंपल्सिव नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे ये बॉडी है, इस पे ये हिट करने आ रहा है, तो इनके बीच में जो इंटरनल फोर्स है, हालांकि वो इंटरनल है, इसके लिए एक्सटर्नल है, इसके लिए, अब तो सीख गए हो ना ये सब। तो वो फोर्स जो कोलिजन के फोर्सेस होते हैं वो dt टाइम में उनका इंपल्स बहुत लार्ज होता है। तो ऐसे फोर्सेस जो कम समय के लिए लगे लेकिन उनका इंपल्स सिग्निफिकेंट हो, लार्ज हो, ऐसे फोर्सेस को हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोलिजन फोर्सेस। अच्छा, ऐसे फोर्स जिनका dt टाइम में इंपल्स नेग्लिजिबल हो, याद रखना डेल्टा टी में नहीं नेग्लिजिबल बोल रहा हूं, कितने टाइम में, dt टाइम में, ऐसे फोर्स को हम नॉन इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं।
इधर देखिए, जैसे एक पत्थर है, उसका वेट है mg, चलो मैं इसको छोड़ता हूं पत्थर को, तो जब वो जमीन पे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी √2gh है। तो आप ये समझ रहे हो कि वो वहां से लेके यहां तक कुछ टाइम इलैप्स हुआ है, तो mg ने कुछ इंपल्स दिया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने ये छोड़ा है अभी ब्लॉक को या किसी भी मोमेंट पे, क्या आपको लगता है mg dt तो बहुत नेग्लिजिबल है, क्योंकि आपको पता है वो धीरे 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 अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा। तो किसी t से लेके t प्लस dt, आपको पता है ना dt कितना बड़ा होता है, 0.000000001 सेकंड, बहुत कम समय में। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत कम समय में जो mg है उसका इंपल्स स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए नेग्लिजिबल है। वो तो क्या है, लेकिन यही अगर कोलिजन फोर्सेस हो तो dt टाइम में उनका इंपल्स नेग्लिजिबल। तो इस तरह से हम फोर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं, इंपल्सिव फोर्स एंड नॉन इंपल्सिव। तो इंपल्सिव फोर्सेस का एफ डी टी लार्ज होता है, नॉन इंपल्सिव फोर्सेस का एफ डी टी, समझ में आई बात। तो यहां से तो पहले ये नोट कर लिया था ना सबने, तो आप लिखिए इंपल्सिव एंड नॉन इंपल्सिव फोर्स। अच्छा, रिमार्क लिखवा रहा था, तो पहले रिमार्क लिखवाइए, लिखिए, लिखवा तो मैं रहा हूं ना। देखो मैं जो बता रहा हूं ना उसको बहुत ध्यान से मतलब सुना करो, क्योंकि एक्यूरेट वही है। पुरानी बातें जो है वो भी हम मिक्स कर देंगे, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के साथ रहेंगी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखे, लिखो, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट impulse of a force, impulse of a force is in the direction of force। सही बात है, impulse of a force is in the direction of force। पॉइंट नंबर 2 लिखे, पॉइंट नंबर 2 लिखो, ऑन अ पार्टिकल, ऑन अ पार्टिकल impulse of नेट फोर्स, अंडरलाइन करना नेट फोर्स पे, impulse of net force, impulse of net force is, impulse of net force is equal to its change of momentum, या its change in momentum is equal to its change in momentum। समझ आती है क्या बात, its change in momentum। तो नेट फोर्स के इंपल्स को चेंज इन मोमेंटम कहा जा रहा है। नीचे लिखे, इंपल्सिव फोर्स एंड नॉन इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव एंड नॉन इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव एंड नॉन इंपल्सिव फोर्स। देखिए, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कोलिजन फोर्स में क्या बताया है। मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वो एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि देखो कि उसके ऊपर जो फोर्स आया था कोलिजन की वजह से, उसका इंपल्स लार्ज था, तभी वो फुटबॉल एकदम से उड़ गया था। तो अभी मैं इतनी सी बात की है, अभी कोलिजन में और भी बहुत सारी बातें होंगी। पहले जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिख लो। तो पहले इंपल्सिव फोर्स कैसे होंगे, ऐसे फोर्स, ऐसे लिखो, देखो, the forces those are the forces those are applied for a small interval of time, applied for a small interval of time, but for a small interval of time, but for a small interval of time, but for a small interval of time
small interval of time, its impulse is large or significant. Large or significant is called impulsive forces. Is called impulsive forces. ठीक है, मैथमेटिकली ऐसे लिख लो, एफ डी टी इज सिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल नहीं है, इट इज सिग्निफिकेंट। इधर देखो, ये बातें जो हम आपको बताते हैं ना फिजिक्स में, याद रखना, फिजिक्स में ये सब क्या कहते हैं, नेचर में जो यूनिवर्स में घटनाएं हो रही हैं उसको देख के बात किया जाता है। जब किसी ने फुटबॉल को किक किया होगा और उसने देखा कि बहुत कम टाइम के लिए भी फोर्स लगा, लेकिन यहां तो बहुत ज्यादा क्या आ रहा है, इंपल्स आ रहा है, तब जाके कुछ ऐसी चीजों को पढ़ाना शुरू किया गया होगा। तो जैसे किसी ने पूछा है कि सर कोलिजन फोर्सेस कैसे इंपल्सिव हैं, तो हमारे पास प्रैक्टिकल एविडेंसेस हैं कि कोलिजन में कांटेक्ट बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन वहां पर इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर अगर हम देखें तो वहां पर मोमेंटम चेंज में काफी ज्यादा वैल्यूज रहती हैं। तो वहां से हमें पता चला कि देखो, अच्छा ये जो फोर्स है बहुत कम समय में लगने के बावजूद क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा उनका इंपल्स है। सीधा बोलो ऐसे कि बहुत ज्यादा उनका इंपल्स है, तो उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो वहां से पता चला कि जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो उनके बीच में जो फोर्स आता है, बेसिकली वो कोई अलग तरीके का फोर्स नहीं है। तो देखो, जब दो बॉडी जैसे कोलाइड करेंगी तो उनके ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन ही तो है। कांटेक्ट पे कौन सा फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। तो अगर हम यहां पर कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन ही तो है, लेकिन उसका एफ डी टी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने क्या कहा, इंपल्सिव है। तो हमें यूनिवर्स में ऐसे फोर्स मिले हैं जो कम समय में भी जिनका एफ डी टी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इंपल्सिव नेचर के फोर्स हैं। ठीक है, तो पहले इंपल्स डिफाइन हुआ, फिर उसको इंपल्सिव कहा गया, क्योंकि इंपल्स एफ डी टी को कहा, लेकिन एफ डी टी बहुत ज्यादा है, इट इज नॉट नेग्लिजिबल फॉर इंपल्सिव फोर्सेस। तो यहां पे लिख लो, फॉर एग्जाम्पल कोलिजन फोर्सेस, जो हमारे नेचर में कोलिजन के जो फोर्सेस होते हैं, दीज आर इंपल्सिव इन नेचर। ओके, नीचे पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ for the forces, if for the forces impulse for a small interval of time, impulse for a small interval of time, a small interval of time is negligible, then such kind of forces are called non-impulsive force. दो तरीके के फोर्स की कैटेगरी है, जिनका एफ डी टी लार्ज है वो इंपल्सिव है, जिनका एफ डी टी नेग्लिजिबल है वो नॉन इंपल्सिव। यहां लिखे फॉर एग्जांपल mg, mg आपका नॉन इंपल्सिव नेचर का फोर्स है, mg आपका नॉन इंपल्सिव नेचर है। dt टाइम में mg dt बहुत कम होता है, समझ गए? आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, इतने बड़े ब्लॉक को यहां से छोड़ो, dt टाइम में इस ब्लॉक के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब एफ डी टी बहुत कम है। ठीक है, लेकिन याद रखना एफ डी टी बहुत छोटा है, लेकिन इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप उसको छोटा नहीं कह सकते। ठीक है, आगे एक और पॉइंट लिखे, एक मिनट, इसमें एक और एग्जांपल लिखो, इसी में एक और एग्जांपल लिखिए, आपका स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो व्हाट, नॉन इंपल्सिव। क्या अभी बताते हैं, रुको तो,
फिजिक्स में फील आधी चीजें खराब कर देता है, तो आपको फील जो आई है उसको समझते हैं। देखो मैंने स्प्रिंग फोर्सेस को किसकी कैटेगरी में डाल दिया? नॉन इम्पल्सिव कैटेगरी में डाल दिया। चलो एक स्प्रिंग बांधते हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ बांध दिया, एक ब्लॉक है, स्प्रिंग से बांधा हुआ है, स्प्रिंग यहाँ फिक्स है। अब मैंने ब्लॉक को खींचा, एक मिनट को खींचा, छोड़ दिया। अब आपको क्या लग रहा है सर ये गोली की तरह गया है, ऐसे लग रहा है ना आपको? ऐसा नहीं हुआ है वास्तव में, ये गोली की तरह एकदम से नहीं गया। ये फुटबॉल जैसा केस नहीं है कि आपने लात मारा और फुटबॉल उड़ गया, ऐसा नहीं है। आपने जब इस स्प्रिंग को छोड़ा है तो ये थोड़ा थोड़ा अंदर आ रहा है और वेलोसिटी गेन कर रहा है, थोड़ा थोड़ा अंदर आ रहा है। और अच्छा अगर मैं इसको वापस खींच लूं, यहां वापस, अब छोड़ रहा हूं, छोड़ते बताओ क्या डीटी टाइम में यही तो आया है अभी? डीटी टाइम में क्या इसके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी है? अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो आपको पता है कि डीटी टाइम में डीएक्स इधर उधर जाएगा क्या? उससे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ जाएगा? बहुत नेग्लिजिबल चेंज आएगा। और आपको पता है एनर्जी कंजर्व है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी में जितनी कमी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। क्या आपको लगता है डीटी टाइम में स्प्रिंग बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी दे देगा? अब तो फील आ रहा है? तो आपने ध्यान से सुना, स्प्रिंग फोर्स लार्ज हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स इट इज kx, बट kx dt इज वेरी स्मॉल, क्योंकि थोड़े से टाइम में स्प्रिंग उसको बहुत ज्यादा एनर्जी इंपार्ट कर ही नहीं पाएगा। और उसको आप मैथमेटिकली अगर सोचना चाहो तो आप कहते हो कि सर पहले एक्सटेंशन था तो हाफ kx स्क्वायर था पोटेंशियल एनर्जी, dt टाइम बाद वो dx चला गया, तो आप कह रहे हो कि सर उसका एक्सटेंशन x से x माइनस dx हो गया। बताओ तो कितना फर्क आ गया? कितना फर्क आ गया? बहुत नेग्लिजिबल फर्क आया है। डीटी टाइम में बात कर रहा हूं, डेल्टा टी टाइम में मैंने बोला किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। डीटी टाइम में क्या आपको लगता है ये बहुत कम डिफरेंस है? तो क्या ये जो डिफरेंस आया है वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कौन ले जाएगा? ब्लॉक ले जाएगा। तो ब्लॉक कितनी काइनेटिक एनर्जी ले गया? नेग्लिजिबल। उसकी वेलोसिटी भी नेग्लिजिबल है। यस और नो? इसका मतलब डीटी टाइम में इंपल्स तो बहुत कम दिया है स्प्रिंग ने। हाँ अगर आपसे मैं कहूं कि 2 सेकंड में, एक्चुअली जब आप छोड़ते हो और वो आपको एकदम से यहां आते देखता है उसमें एक आध सेकंड गुजर जाता है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं 0.00000001 सेकंड पे क्या हुआ। तो स्प्रिंग फोर्स किस कैटेगरी में है? नॉन इम्पल्सिव। एमजी नॉन इम्पल्सिव। एक मिनट रुक जाओ, मुझे मेरी बात खत्म करने दो। और कोलिजन फोर्सेस इम्पल्सिव। हाँ नहीं हम लेंगे नहीं, फिजिक्स में पार्टिकल का मास इग्नोर करके हम बात नहीं कर पाएंगे। हम पढ़ाए आपको पार्टिकल डायनेमिक्स रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ा रहे, तो आप मास को जीरो मत करो कम से कम। फिर भी पूछो आपका सवाल क्या है? भाई आपने कहा है एक पंख आपने छोड़ दिया, तो उसका जो नीचे आना है ना उसमें तो mg के साथ साथ एयर रेजिस्टेंस का भी रोल है। अब ऐसे तो हवा चलने लग जाए वो ऊपर चला जाएगा ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पर फिजिक्स नहीं लग रही है, फिजिक्स लग रही है। उस पर कौन सा फोर्स है? एयर रेजिस्टेंस। वापस टॉपिक पे आते हैं, एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आता है कि हम लोग यहां पर इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव कैटेगराइज कर रहे हैं डीटी इंटरवल ऑफ टाइम में एफ डीटी की वैल्यू चेक करके। और ये जो वैल्यू आप चेक कर रहे हो, आपको नेचर में कुछ ऐसे फोर्सेस मिले हैं, किसी को थप्पड़ मार दिया हमने तो क्या हुआ, उसके मुंह पे अपने इस तरह से बहुत तेजी से फोर्स लगाया डीटी टाइम के लिए, तो उसमें एफ डी टी बहुत लार्ज है वहां पे, समझ रहे हो क्या? तो वो किस कैटेगरी में गया? फोर्स इंपल्सिव कैटेगरी में गया, है ना? लेकिन एमजीडीटी तो कोई बहुत ज्यादा इंपल्स देगा नहीं, केएक्सडीटी बहुत ज्यादा इंपल्स देगा नहीं। समझ में आई बात? याद रखना मैथमेटिकली कुछ ना कुछ तो है, लेकिन नेग्लिजिबल है कंपैरेटिवली। उसको आप इंक्लूड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर कोई ऐसा मत कहना कि सर डीटी 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 टाइम में मैं हर समय नेग्लेक्ट करता जा रहा था तो डेल्टा टी टाइम में भी नेग्लेक्ट हो गया, ऐसा नहीं। थोड़े से टाइम के लिए नेग्लिजिबल है, बट लार्ज इंटरवल में अगर डिस्कशन में वो आया तो वो क्या होगा? समझ में आई बात?
तो यहां से ध्यान रखना, इम्पल्स के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स को करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ चीजें नेगलेक्ट होंगी। अब मान लीजिए कोई घटना डीटी टाइम में हो गई, कोई घटना, तो आपको क्या लगता है इम्पल्स चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? सॉरी, मोमेंटम चेंज में कौन सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करेंगे? फोर्स तो करेंगे, कौन से? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उधर से बॉल आई और इधर से हम हिट कर रहे हैं बैट से, क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आ रही है, इट हैज सम इनिशियल मोमेंटम, ये बैट से हिट किया। पहले बताओ, ये हिटिंग जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कितना टाइम इलैप्स? डीटी टाइम ना, आपको पता भी नहीं चलता, सीधा 6 दिखता है ना? तो इधर देखो, डीटी टाइम में हिट कर दिया आपने। अब हम लोग है ना, घटना को लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बात कर रहे हैं। उधर से बॉलर ने बॉल फेंका, यहां तक आने तक एमजी जो कर रहा है, करने दो। यहां पे आने के बाद जैसे आपने हिट किया, हम कह रहे हैं कि जस्ट बिफोर हिटिंग एंड जस्ट आफ्टर हिटिंग, इस ड्यूरेशन में जो बैट ने फोर्स लगाया है, दैट इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। क्या मैं उस डीटी टाइम में एमजी को भी रखूं या उड़ा दूं? याद रखना, टेक्निकली है। जैसे मान लो एफ डीटी जो बैट ने हिट किया, वो 5 न्यूटन इंटू सेकेंड है, कितना? दूसरा मान लीजिए एमजीडीटी भी कुछ लगा, उसकी वैल्यू मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो 0.0001 न्यूटन इंटू सेकेंड है। तो जब आप इनको एज अ वेक्टोरियली ऐड करोगे, तो क्या आपको लगता है कि 5 न्यूटन इंटू सेकेंड तो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है? और ये 0.0000 क्या कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा? हटा देंगे हम उसको, और हम लोग अप्रोक्सीमेट बात करेंगे। हालांकि वो अप्रोक्सीमेट नहीं है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ही है वो। क्यों? क्योंकि वो जो एमजीडीटी ने जो इंपल्स दिया, देखो ये बॉल आ रहा है, बॉल पर एमजी भी लग रहा है, तो ड्यूरिंग हिटिंग टाइम, डीटी टाइम इज द हिटिंग टाइम। इतने टाइम में बॉल पर एक एक्सटर्नल इंपल्स है, एक एमजी का भी इंपल्स है, उसमें से एक इंपल्सिव नेचर है, दूसरा नॉन इंपल्सिव नेचर है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए नॉन इंपल्सिव को हम गायब कर देंगे। टेक्निकली सही बात नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली अगर कोई मुझसे कहे कि 5 में 0.00001 जोड़ो, मैंने कह दो यार 5 ही है, 0.0001 छोड़ देते हैं। यस और नो? तो जो नेग्लिजिबल होगा उसको डीटी टाइम में हम उड़ा देंगे। लेकिन याद रखना, बॉल आई, इधर हिट हुआ, हिट होने के बाद उड़ के जा रहा है, वहां गिर रहा है 6, उतने टाइम में एमजी इंपल्स दे रहा है उसको मत उड़ा देना। वो कितना टाइम है? डेल्टा टी टाइम है। लेकिन जस्ट हिटिंग के दौरान हम क्या कर देंगे? उसको उड़ा देंगे। तो इंपल्स के जो क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, ये पता है आपको, ये इंपल्स की थ्योरी खत्म होने वाली है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा और बार बार याद दिलाऊंगा कि क्या उड़ाया और क्या रखा। और लार्ज टाइम के लिए उड़ा नहीं सकते, स्मॉल टाइम के लिए किसको? नॉन इंपल्सिव फोर्स के इंपल्स को। यस और नो? तो डीटी टाइम में जिसका इंपल्स नेग्लिजिबल होगा उसको कैलकुलेशन में गायब कर देंगे। यस और नो? समझ में आई बात? लेकिन याद रखना, ये उस सिचुएशन में होगी जब कोई घटना डीटी टाइम में हो जाए। जैसे ये इधर देखो, ये बॉल आ रही है, तो हर डीटी टाइम में कुछ हो रहा है, लेकिन यहां कोई इंपल्सिव इवेंट नहीं हो रहा है। समझ लो, बॉल आ गया, एमजी धीरे धीरे उसका इंपल्स देता जा रहा है, चेंज करते जा रहा है, सब कुछ कर रहा है और ये बैट ने हिट किया। तो ये जो घटना हुई डीटी टाइम में, यहां पर एक इंपल्सिव इवेंट भी हो गया। तो उस बॉल पे जो एक्सटर्नल फोर्स था, उसमें एक इंपल्सिव भी था और एक एमजी नॉन इंपल्सिव भी था। तो हम कहेंगे कि जो बैट ने हिट किया है ना, हिट करने के पहले और हिट करने के बाद जो बॉल का मोमेंटम में चेंज आया है, मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है, उसकी सारी जिम्मेदारी हिटिंग फोर्स की है। हम एमजीडीटी को उड़ा देंगे। यस और नो? अगर कोई इंपल्सिव है उसको आप नहीं उड़ा सकते, नॉन इंपल्सिव है तो हम उसको हटा सकते हैं। यस और नो? नहीं, हम ऐसे करेंगे कि पहले हिटिंग के दौरान क्या हुआ वहां डीटी टाइम की कैलकुलेशन करेंगे, फिर आगे डेल्टा टी टाइम तक किसके लिए करेंगे? एमजी के लिए। फिर हिटिंग फोर्स का वाला काम वहीं खत्म कर दिया हमने, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, उसको वहीं मैनिपुलेट करके वहीं उसकी कैलकुलेशन खत्म कर दी। बात समझ में आया क्या? ठीक है। तो ये आपकी सारी कहानी एक पार्टिकल पर है। तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है,
कि जब कभी कोई इंपल्सिव फोर्स कहीं इन्वॉल्व हो तो याद रखना वहां पर dt टाइम में काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस आ सकते हैं। समझ गए? और सिस्टम की टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे कोई जरूरी नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल, एक बॉल आ रही है, ये मैंने कैच कर लिया, क्या आपको दिखता है मेरे हाथ पे आने से पहले उसकी कोई वेलोसिटी v थी? मैंने इमीडिएटली पकड़ के खत्म, तो मैंने अपने हाथ से एक इंपल्सिव फोर्स दिया उसको, और वो इंपल्सिव फोर्स आप देख रहे हो, मैंने ऐसे पकड़ लिया बस ऐसे हल्का सा, क्या मैंने पार्टिकल को भी बहुत ज्यादा डिस्प्लेस होने दिया क्या? है ना? लेकिन जो फोर्स मैंने उस पर लगाया है उसने बहुत बड़ा वर्क डन करके दिया है। उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, फाइनली जीरो कर दी हमने। तो क्या हमने dt टाइम में क्या कर दिया? उसकी काइनेटिक एनर्जी को एकदम खत्म कर दिया। तो याद रखना, इंपल्सिव फोर्सेस ऐसे होते हैं जो dt टाइम में भी वर्क कर जाते हैं और लार्ज अमाउंट का वर्क कर जाते हैं। इसलिए जब इंपल्सिव इवेंट्स होते हैं तो सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी वगैरह अप्लाई हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जब इंपल्सिव इवेंट्स होंगे ना कभी, जैसे मान लो मैंने एक धागे से एक पार्टिकल को बांधा है, एक गिराया है, ऐसे गिराते जैसे यहां पे क्या होगा, धागा एकदम से टाइट होगा और कुछ झटका लगेगा। ठीक है, मतलब मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि कोई इंपल्सिव इवेंट हुआ तो वहां आप लोग एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं करोगे। उस दौरान एनर्जी में आपको लॉसेस दिखाई दे सकते हैं, या इवन एनर्जी में कुछ गेन भी हो सकता है, क्योंकि बाहर से इंपल्सिव जो इवेंट आया है वो dt टाइम में बहुत ज्यादा वर्क इनपुट भी दे सकता है। समझ में आई बात? तो इंपल्सिव इवेंट्स अगर कभी हो रहे हैं dt टाइम में तो हम लोग एनर्जी स्ट्रक्चर्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे कि वहां एनर्जी कंजर्व है या नहीं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है नहीं, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में भी वर्क परफॉर्म कर जाएंगे। तो आप मैथमेटिकली जाओगे, आप कहोगे सर एफ डी एक्स तो नेग्लिजिबल है, देखो तो हिला यही हो गया कि यही क्या हो गया, उसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो आप कहोगे सर आपने तो पढ़ाया था कि एफ डॉट डी आर वर्क होता है, तो डी आर तो जीरो है इसका ऑलमोस्ट, लेकिन हम कह रहे हैं एफ डी आर इज अ लार्ज, एफ डॉट डी आर विल बी अ लार्ज वैल्यू। डी आर नेग्लिजिबल है लेकिन एफ डॉट डी आर उसका लार्ज है। तो हमारे इंपल्सिव फोर्सेस dt टाइम में लार्ज मोमेंटम चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और स्मॉल टाइम में वो वर्क भी परफॉर्म कर जाते हैं। क्या परफॉर्म कर जाते हैं? वर्क परफॉर्म कर जाते हैं। समझ में आई बात? तो वहां पर कभी इंपल्सिव सिचुएशंस हैं तो वहां पर एनर्जी आ भी सकती है और जा भी सकती है। जैसे एक बॉल आई, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी, मैंने ये पकड़ लिया, खत्म उसकी काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब मैंने इंपल्सिव इवेंट में उसको जब मैंने पकड़ा है ना, तो मेरे हाथ से इंपल्सिव फोर्स आया है और उसको मैंने पकड़ा है, तभी हाथ पे चोट लगता है कैच पकड़ते हो, तभी आप लोग ऐसे पकड़ते हो। क्या चाहते हो? डिस्प्लेसमेंट दे दे थोड़ा, समझ गए? अगर ऐसा पकड़ोगे तो चोट लगेगा बहुत तेज, क्योंकि उसका मोमेंटम एकदम से खत्म करना चाहते हो आप, तो वो कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो फिर फोर्स उस तरीके का डेवलप होगा। बात समझ गए? तो ये सारी कहानी है, पूरे इंपल्स का पूरा मैं आपको बता देता हूँ एक लाइन में सारी कहानी। एक तो इंपल्स कैलकुलेशन कैसे करना है, वो फंक्शन दिया होगा या ग्राफ दिया होगा, उससे इंपल्स आएगा। उस इंपल्स का रोल है चेंज इन मोमेंटम में, लेकिन किसी पार्टिकल पे जितने भी फोर्सेस लगते हैं उन सारे फोर्सेस का इंपल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। समझ में आई बात? और अब अगर कभी कोई घटना dt टाइम में हो गई, अगर कोई घटना dt टाइम में हो गई तो फिर हम वहां पर इंपल्सिव फोर्सेस को तो कंसीडर करेंगे, लेकिन नॉन इंपल्सिव को कंसीडर होते हुए भी नहीं करेंगे, होते हुए भी नहीं करेंगे और उड़ा देंगे। और आप देखोगे क्वेश्चंस में कि कुछ अजीब अजीब सी चीजें आपको दिखाई देंगी, जहां कुछ आपको लगेगा कि मैंने कॉन्सेप्ट ब्रीच कर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट जो हम ब्रीच कर रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट को तोड़ रहे हैं, वो किसी नेग्लिजिबल एस्पेक्ट की वजह से कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बॉम्ब ऐसे उड़ता हुआ आया, ठीक है, कहीं पे जाके एक्सप्लोड कर गया, ये दो पार्ट में टूट गया। क्या आपको लगता है जो अंदर की फोर्स है वो इंपल्सिव है? एकदम से झटके से फट गया वो, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस से तो सेंटर ऑफ मास को कोई मतलब नहीं है, चाहे वो इंपल्सिव हो या ना हो।
भाई सेंटर ऑफ मास को इंटरनल फोर्सेस मतलब चाहे आप कैसा रखो, चाहे आप क्या कहते हैं इंपल्सिव हो, चाहे क्या आपको लगता है वीसीएम चेंज करने की जिम्मेदारी एक्सटर्नल की ही है? तो एक्सटर्नल को चेक करते हैं एक बार। अगर एक्सटर्नल में कोई इंपल्सिव है, सुनो एक मिनट, अगर एक्सटर्नल में कोई इंपल्सिव फोर्स है तो उस डीटी टाइम में भी सेंटर ऑफ मास अपनी वेलोसिटी बदलेगा। बोलो, अगर मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स है, मान लो बोलने का मतलब होता है आपको इमेजिनेशन में जाना है, ऐसा हुआ तो, है ना, ऐसे नहीं कि सर ये कैसे होगा, अगर वहीं अटक गए तो बात खत्म हो गई सारी। मैंने बोला मान लो, मैं आप कहोगे तो मैं एग्जांपल भी दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे पास कोई ऐसा इवेंट हुआ किसी सिस्टम पर कि एक्सटर्नल फोर्स वहां पर इंपल्सिव था, तो क्या आपको लगता है डीटी टाइम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदल देगा वो? भाई इक्वेशन तो ऐसी है ना, बस सेंटर ऑफ मास में m टोटल इंटू वीसीएम लिखोगे आप, बस यही तो करोगे, और वो एक्सटर्नल फोर्सेस की जिम्मेदारी है। यस और नो? तो डीटी टाइम में इंटरनल फोर्स तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अगर इंपल्सिव है तो डीटी टाइम में भी वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदल। लेकिन अगर मान लो कोई घटना डीटी टाइम में हो जाए और एक्सटर्नल फोर्स भी है, लेकिन वो नॉन इंपल्सिव है, तो क्या आपको लगता है मैं उस डीटी टाइम के लिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज ना करूं? पहले सोच लो, मैथमेटिकली बात कर रहा हूं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नॉन इंपल्सिव है सिर्फ, और वो कोई घटना डीटी टाइम में हो गई, तो उतने टाइम के लिए मैं एक्सटर्नल फोर्स के इंपल्स को नेग्लेक्ट कर दूं, तो एक्सटर्नल फोर्स तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम बदल देता है, यानी सिस्टम का मोमेंटम बदल देता है, लेकिन वो डीटी टाइम में वो नहीं बदल पाएगा। तो हम लोग फोर्स होते हुए भी मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। मैं आपको पूरी थ्योरी बता रहा हूं, मैं इसके क्वेश्चंस में क्या क्या करने वाला हूं। तो मैं फिर एग्जांपल लेता हूं, एक देखो, एक बॉम्ब आया, हवा में फटेगा, तो ध्यान से सुनना, फटने के पहले फटने के बाद कितने टाइम का इवेंट? डीटी टाइम। एक्सटर्नल फोर्स कौन है? mg। एक्सटर्नल, इंटरनल तो है फटते वक्त, उसको भूल जाओगे कि उससे सेंटर ऑफ मास को कोई मतलब, इंडिविजुअल बॉडी को मतलब है, लेकिन सेंटर ऑफ मास को कोई मतलब। ये बॉम्ब ऊपर आया, यहां फटा, अब बताइए डीटी टाइम में क्या करूं? एक मिनट, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि mg है, आप मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर रहा हूं जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि फोर्स नॉन इंपल्सिव है। और इधर सुनो, डीटी टाइम में वो सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम में नेग्लिजिबल चेंज करेगा, लेकिन तो फिर जब क्वेश्चन आएगा तो हम कर देंगे मोमेंटम कंजर्व, लेकिन डेल्टा टी टाइम के लिए कि डीटी, मतलब ये बॉम्ब यहां से उड़ा यहां तक, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो अभी mg मोमेंटम इंपार्ट कर रहा है, लेकिन जस्ट फटने से पहले और जस्ट फटने के बाद दिस इवेंट इज कंप्लीटेड इन dt इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया कि नहीं? तो dt इंटरवल ऑफ टाइम में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नेग्लिजिबल बदलेगा। बस इतना बोल रहा हूं मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं क्या कर रहा हूं, नेग्लिजिबल बदलेगा। तो फिर हम कह रहे हैं नहीं बदलेगा, और नहीं बदलेगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन इज एप्लीकेबल। तो जस्ट बिफोर एक्सप्लोड एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोड हम क्या कर देंगे, मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट तोड़ रहे हैं हम यहाँ पे। पहले तो इतने दिन तक सिखाया कि एक्सटर्नल फोर्स है तो मत करना, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स बहुत कम समय के लिए हो और वो नॉन इंपल्सिव, अगर इंपल्सिव हो तो फिर हम नहीं करेंगे, फिर रखेंगे, मोमेंटम कंजर्व नहीं करेंगे, फिर देखेंगे किधर कंजर्व होगा किधर नहीं होगा, वो सारे कॉन्सेप्ट वैसे रहेंगे। समझ में आई बात? तो ये इस पूरे इंपल्स का ओवरव्यू है। तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें मोमेंटम क्या कहते हैं, इंपल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर उनको हम लोग इक्वेशंस में लेंगे। और इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं नॉन इंपल्सिव और इंपल्सिव में होते हैं कि कब नेग्लेक्ट होगा और कब नेग्लेक्ट नहीं होगा। बात समझ गए क्या? तो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक की बात आपको समझ में आई होगी
और क्वेश्चंस के साथ हम लोग इसको और कॉन्क्रीट करेंगे। ओके, तो वन बाय वन। अब पता है तुम लोग क्या करोगे, डेल्टा टी टाइम में भी नॉन इम्पल्सिव उड़ाओगे कभी कभी। सर आपने ही तो कहा था एमजी ऐसा है वैसा है, लेकिन कितने टाइम के लिए, और लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल। हाँ हाँ, इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को नहीं बदल सकते। ये तो इस चैप्टर में ही पढ़ा है हमने। बेटा एक मिनट एक मिनट, आप फिर घूम फिर के वहीं आ गए। दुनिया गोल है। एसीएम इज, एक मिनट, ये क्या है, ये क्या है, इन दोनों को ढंग से देख लो आप, आपको पता चल जाएगा। एक स्टूडेंट ने लिखा है सर स्ट्रिंग के लिए एक स्टूडेंट ने, एक मिनट सुनो, हालांकि वो उन क्वेश्चंस का जवाब का कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी मैं दे देता हूं। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर एक बॉल जमीन पे गिर के वो स्पिन बदल जाता है, वो स्विंग होती है जो बॉल है ना, वो बर्नौलीज इक्वेशन पे बेस्ड है, फ्लूइड्स में आएगा वो। और दूसरी चीज कि स्ट्रिंग का, इधर सुनो, अभी मैं तीन बातों के बारे में और बताऊंगा, तीन बातें और बताऊंगा कि टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और क्या कहते हैं हमारा फ्रिक्शन, ये कब इंपल्सिव होंगे और कब नॉन इंपल्सिव होंगे। तो अभी मैंने इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव में कुछ चीजें लिखाई है, बट कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो दोनों कैटेगरी में हो सकते हैं, वो कब होंगे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, एक लाइन और लिखवा रहा था, उससे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, एक लाइन और लिखवा रहा था, वो तो पॉइंट बोल दिया, लिखवाने का पता नहीं है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरे पास ना एक वन डायमेंशनल फोर्स है, वन डायमेंशनल फोर्स। देखो एकदम कैजुअल मत हो जाया करो, देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक फोर्स आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, ये फोर्स है, ये t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड और ये t इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, ये फोर्स आपका 10 न्यूटन का है। अब मुझे बताइए एक ही डायरेक्शन में क्या फोर्स, बस एक ही फोर्स है, लेकिन ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट। देखो ये किसको कांस्टेंट दिख रहा है, कभी कांस्टेंट भी है बीच में, कभी वेरिएबल भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, एक स्टूडेंट है ऑनलाइन में, प्रतीक, स्ट्रिंग में बेटा कब नेग्लिजिबल होगा कब नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी एकदम से सारी बातें बता दूंगा तो थोड़ा आपका दिमाग जो है वो प्रेशर में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है कि कौन कौन सी चीजें थी। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द इम्पल्स ऑफ दिस फोर्स, फाइंड आउट द इम्पल्स ऑफ दिस फोर्स for 0 to 2 second, 0 to 2 second and for 0 to 3 second and for 0 to 3 second। और क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, इफ इनिशियल velocity of particle is, if initial velocity of particle is 5 meters per second, इवन लिखो +5 मीटर पर सेकेंड, +5 मतलब
जैसे फोर्स प्लस प्लस में है तो वेलोसिटी भी प्लस में है, वन डायमेंशन में बात हो रही है, प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी, then find out its velocity at t equals to 3 सेकेंड। ब्रैकेट में लिखे मास इज 2 किलोग्राम, मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 किलोग्राम। तो इधर देखिए, अब इस क्वेश्चन में मैंने किसी और फोर्स का जिक्र किया क्या? यानी ये अकेला ही लग रहा होगा, तो आप इस अकेले फोर्स के इंपल्स को चेंज इन मोमेंटम से भी रिलेट कर सकते हो। तो मुझे ये बताइए, पहला क्वेश्चन मुझे पता है कि इंपल्स इज इंटीग्रेशन एफ डी टी, यही ना, वन डायमेंशन में, इसलिए वेक्टर वगैरह आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो एक मिनट, इसका इंटीग्रेशन अगर आप 0 से लेकर 2 तक करोगे तो आपका इंपल्स कहां से कहां तक आएगा? 0 से 2 सेकंड तक। तो क्या आपको लगता है ये 0 से 2 सेकंड तक एरिया है? तो इधर देखिए, 0 से 2 सेकंड तक इसका एरिया निकाल सकते हो, कितना आएगा 0 से 2 सेकंड तक? एक मिनट, ऐसे मत चिल्लाओ, हाफ ऑफ, पहले ये वाला एरिया, हाफ ऑफ 1 इंटू 5, 1 इंटू 10, ये तो इसका एरिया हो गया ट्राइंगल का, प्लस ये 1 सेकंड, 1 इंटू हाइट कितनी है? 10। एक मिनट, तो ये मेरे पास क्या आ गया, है ना? तो दिस इज योर 15 न्यूटन इंटू सेकंड। और सेकंड इंपल्स आपको चाहिए कितने टाइम के लिए? 0 से लेके 3 सेकंड के लिए, एफ डी टी। तो 0 से 3 सेकंड तक पूरा एरिया निकाले, तो दैट कंप्लीट एरिया इज योर हाफ ऑफ 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस उधर भी कितना, हाफ ऑफ 1 इंटू 10, क्या कहते हो? हाउ मच इट इज? 20 न्यूटन इंटू सेकेंड। ओके, इसके बाद इधर देखिए, आपको ना सेकंड पार्ट में मैंने आपसे पूछा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो क्योंकि एक ही फोर्स है तो इसका इंपल्स व्हाट इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस, एक मिनट देखो, ये वेक्टर इक्वेशन है, तो पहले इंपल्स निकालिए इसका वन डायमेंशन में, कितना है 0 से 3 सेकंड तक? 20। तो ये 20 है क्या? व्हाट इज इट? फाइनल मोमेंटम m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्या कहते हो? इसका मास कितने किलोग्राम है? तो 20 इक्वल्स टू 2 इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कितना? 5। तो वी फाइनल इज योर 15 मीटर्स पर सेकेंड। इतना समझ में आया? तो ये वन डायमेंशन में इस तरह से, तो जो आपका इंपल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये फोर्स का ग्राफ थोड़ा मैं नीचे ले जाऊं तो क्या आप समझते हो उस एरिया को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा? क्योंकि एक मिनट, नेगेटिव का सेंस क्या होगा कि एफ जो है डायरेक्शन बदल लिया, तो वो जो इंपल्स आएगा उसका, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी नीचे वाले पार्ट का। तो अगर ग्राफ नीचे जाता है तो एरिया नेगेटिव कंसिडर होगा। समझ में आई बात? अच्छा, ये जो इंपल्स देख रहे हो आप, जैसे सपोज मैंने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो आप याद रखना कोई अलग चीज नहीं है, ये वर्क डन आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो आपके पास अब वर्क निकालने का एक मेथड बचता है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी। तो अगर मान लीजिए इसी केस में मैं आपसे पूछ लूं कि फाइंड आउट वर्क डन बाय दिस फोर्स, फाइंड आउट वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो इधर देखिए इस फोर्स का वर्क डन कितना, तो वर्क जो होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा के। तो जो फोर्स लगा है डेल्टा के आपके पास है हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, दैट इज एम कितना है 2 किलोग्राम अपॉन 2, वी फाइनल इज योर 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो दिस वर्क डन इज व्हाट, दैट इज 225, दैट इज 200 जूल। तो आपको ये भी पता चल गया कि इस फोर्स ने कितना वर्क किया है।
हाउ मच वर्क इज डन बाय दिस फोर्स। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे। एक बार ये जो लिखा है इसको अच्छे से पढ़ के आना, थोड़ा सा सोचना भी। और जो होमवर्क कुछ दिया है क्या, कितना? एक्सरसाइज 2 में, तो एक्सरसाइज 2 के होमवर्क, एक मिनट, एक्सरसाइज 2 का इस वीक में भी 2 क्लास और है कि एक है? एक है, तो उस क्लास में पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नहीं तो कर लेंगे, 10 मिनट डिस्कशन कर लेंगे, 10-15 मिनट। और बाकी 8 क्वेश्चन है ना? हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, 8 क्वेश्चन है मुझे पता चल गया। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।